नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक ऐसा शख्स जिसने साइंस के मजमून में अपनी महारत हासिल की, लेकिन उर्दू उसके अपने एहसास की ज़बान है। उसने मुख्तलिफ मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दी। वो आर्मी में भी रहा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में भी उसने अपनी खिदमत अंजाम दी। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी उसने अपनी खिदमत अंजाम दी। और अगर हम फिक्शन राइटिंग की बात करें, अफसानों की बात करें, तो मुनफरिद असलूब में उसने अपनी मुनफरिद शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जहाँ जहाँ भी अफसाने को पढ़ा जाता है उसने अपनी शनाख्त बनाई है। आपका नाम दीपक बुद्ध। दीपक साहब, आपका ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। दीपक साहब, जिस खित्ते से आपका ताल्लुक़, एक ऐसा खित्ता जहाँ पर पंचतंत्रा जैसी किताब लिखी गई। वो पंचतंत्रा जब हिंदुस्तान से बाहर जाती है तो अलिफ लैला जैसी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन फिक्शन की जब बात आती है तो आज भी हम अपना माखज़ यूरोप से जोड़ते हैं। वजह क्या है? वजह बेसिकली यही रही है कि हमने अपना जो पास था, जो माजी था हमारा, उसको भूल गया। क्योंकि अंग्रेज़ों के तसल्लुत के बाद अंग्रेज़ों ने एक सोची समझी चाल के तहत उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो भी सरमाया है उसको वो ओन कर लें और अपनी ज़बान में, अपनी अंग्रेज़ी ज़बान वगैरह में ट्रांसलेट करके उसको अपना लें। मगर हमको वो पुराने जो माखज़ थे उनको वो चाहते थे कि आइसोलेट कर दें, ताकि हमें लगे कि हम गुलाम के गुलाम ही हैं और जो कुछ भी हमको मिला वो सब अंग्रेज़ों ने ही दिया। वो कहीं फ्रांस से आया, कहीं यूरोप से आया, कहीं इंग्लैंड से आया। तो हमें फीलिंग ऑफ, जिसको इन्फीरियरिटी एहसास है, कमतरी जो है वो होने लगी कि साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो सब अमेरिका से आया, वो सब यूरोप से आया, जर्मनी से आया, फ्रांस से आया। तो वो सब चीज़ें वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे अंदर डाल दिया जाए और उसमें वो कामयाब हुए बहुत हद तक। जहाँ तक वो कामयाबी की बात, सवाल है कि 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, इस वक्त 68 ईयर आज़ादी हो गए। अब हमारे लोग हैं, अपने अदब है, अपना जहन साजी का माहौल है, अब क्यों नहीं काम हो रहा है? बेसिकली तो जो इसकी जो बुनियाद थी वो तो उन्होंने डाल ही दी, और वो एहसास कमतरी जो हम में शुरुआत हुई थी वो तो पहले से ही डली हुई थी। और फिर जो हमने जो जॉनर्स थे, जो हमारे जो अपने मुख्तलिफ असनाफ थे, वो हमने उन्हीं के अडॉप्ट किए थे। मान लीजिए अब शॉर्ट स्टोरी है, हमारे पास दास्तानवी रिवायत तो थी, हमारे पास दास्तानें थी, कहानियाँ थी, हिकायतें थी। अब जैसे आपके खलील जिब्रान की कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ तो हमारे यहाँ पर्शियन से भी, शेख सैदी से भी आई थी। मगर उन्होंने कोशिश की कि, या हम कहें कि हमने अडॉप्ट कर लिया उन्हीं का सिस्टम जो अफसाने का सिस्टम था। और वो जैसे प्रेमचंद वगैरह की कहानियां हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न तरीके से अडॉप्ट की गई और फिर हम उसी के आगे आगे लेते चले। जिस तरह से कहानियों की हम बात कर रहे हैं, कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती। कोई भी काम होता है उसका अपना एक शजरा होता है। आपने जब कदम रखा तो जाहिर सी बात है आपकी ज़बान उर्दू नहीं थी, लेकिन ये एहसास की ज़बान, इसका रिश्ता कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो बेसिकली जो मेरी जो ज़बान है वो कश्मीरी है, मादरी ज़बान कश्मीरी है। और जो स्कूल की ज़बान थी, जिसको मीडियम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो मेरी इंग्लिश थी मोस्टली। उर्दू मैंने 5वीं तक पढ़ी थी और उसके बाद तो इसके साथ कोई टच नहीं रहा था। अली बे पेते में आप समझ लीजिए कि पता ही नहीं था कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर हिंदी मैंने शुरू की 6ठी से 10वीं तक, और वो उसमें भी वो हाफ बेक ही रहा है, पूरा नहीं। तो जब हमारी बीए में हमारे ब्रदर की थोड़ा डेथ हो, कजिन थे हमारे, उनकी डेथ वगैरह हो गई, तो अंदर से एक फीलिंग सी आ गई कि मैं कुछ लिखूं। अब ये मैंने एक पहला ही जो ड्रामा लिखा था, बंधन, 1968 में लिखा था मैंने। तो उसमें मैंने कुछ शब्द तो हिंदी के डाल दिए, कुछ उर्दू के डाल दिए, कुछ अंग्रेजी के डाल दिए, और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में उर्दू ज़बान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, असर है। तो किसी से पूछ लिया, भाई मैं ज़रा सीखना चाहता हूँ या उर्दू या हिंदी। तो वहाँ पे एक स्कूल है जिसको बोलते हैं ओरिएंटल स्कूल, तो वहाँ पे मैंने जाके उर्दू सीख ली शाम को। और वहाँ जामिया अलीगढ़ का एग्जामिनेशन, हाँ,
जामिया के उर्दू के अलीगढ़ के वो एग्जामिनेशंस लेते हैं, तो उसमें मैंने अदीब और अदीब माहिर का इम्तिहान दे के उर्दू सीख ली। वहाँ के उस्ताद बहुत अच्छे थे, एक खासकर एक जीएम वफाई साहब थे, उन्होंने मुझे खताती भी सिखा ली। अच्छा। और वो इतने इम्प्रेस थे कि एक एमएससी बीएड करने वाला तालिब इल्म यहाँ आ रहा है और अलिफ बे पेते सीख रहा है, तो बहुत खुश है। तो उन्होंने बड़े प्यार से, मैं तो समझता हूँ कि वो मेरे पेरेंट जैसे थे, बिल्कुल जैसे मेरे पिताजी थे वैसे उन्होंने सिखाया। आपको उर्दू से एक खास उनसियत हुई, और जब आपने अपने एहसास की ज़बान को कागज़ पे जब आप ले आए और आपने पहला अफसाना सलमा के नाम से लिखा और अखबार के पास ले गए, आफ्ताब जो है उसके मुदीर ने उसको पढ़ा भी नहीं और छापने से इनकार कर दिया। जब मैं उनको अप्रोच किया तो उनको लगा कि पता नहीं कौन है क्या है, और खासकर जब मैंने उनको शक की नज़र से देखा गया। नहीं, शक नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि कश्मीर में जनरली लोगों को फीलिंग होती है एक कश्मीरी, ये जो उर्दू है ज़बान, ये कश्मीरी के ज़ुबान नहीं है, और कश्मीरी ज़्यादा, क्योंकि जनरली वहाँ फीलिंग ऐसे आ गई है कश्मीरी सिर्फ अपनी मदर टंग में लिख सकता है, उर्दू लिखने में उसको महारत नहीं है, या उर्दू में उनको ज़्यादा नाम नहीं मिला। कि आप देखिए पिछली इतना जो इतिहास है अपना उर्दू का, उसमें देखिए कि कश्मीर वैली से सिर्फ एक या दो आदमी हैं ऐसे जिनको दुनियावी पूरे अदब में तस्लीम किया गया, बाकी लोगों ने तो उर्दू में लिखा मगर नाम नहीं मिला। शायद उस वजह से उन्होंने क्या किया कि कहा साहब आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम दीपक बुद्धकी है। तो कहने लगे आप क्या लेके आ गए? मैंने कहा एक अफसाना लिखा है। तो आप कश्मीरी हैं? मैंने कहा हाँ जी कश्मीरी हूँ। कश्मीरी है तो आप उर्दू क्या लिखेंगे? मैंने कहा आपने अफसाना तो देखा नहीं, आप अफसाना देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो वापस ले जाएंगे। उन्होंने जो ही अफसाने का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया तो कहने लगे साहब ये किसी पाकिस्तानी मैगजीन महानों से आपने नकल किया। मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैंने ना तो पहले महानों देखा है और ना तो मुझे मालूम है पाकिस्तानी मैगजीन उर्दू में कौन कौन से आते हैं। मैं मतलब नया नया मैंने उर्दू लैंग्वेज सीखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर अच्छा लगता है कीजिए, नहीं लगता तो कहने लगे इसमें 1-2 महीने लग जाएंगे। वो आपका पहला जो तजुर्बा था जो आपने लिखा तो शायद हुआ? वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि उन्होंने कहा कि 1-2 महीने लग जाएंगे, तो मैं कहा इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। तो मैं दूसरे हमदर्द वहाँ निकलता अखबार उनको दे के आ गया, और उन्होंने दूसरे ही वीक में छपा दिया ये जो सलमा था ये। मगर मुझे दिल में इतनी बशाशत हुई कि अगर मेरा जो अफसाना है जिसका पहला पैराग्राफ सनाउल्लाह साहब ने पढ़ लिया है और वो कहते हैं कि ये किसी पाकिस्तानी मैगजीन का एक्सट्रैक्ट है, तो अब अफसाना छपे या न छपे ये तो तय है कि मैं मिल गया। नहीं, ये तो तय है कि मैं अफसाना ऐसा लिख रहा हूं जो पाकिस्तानी मैगजीन के साथ मुकाबले में आ सकता है। इसके फौरन बाद ही आपका अपना रिश्ता सहाफत से हुआ, और सहाफत में मौलवी फारूक के साथ आपने काम किया। नहीं, उनसे काम नहीं किया एक्चुअली, उनका एक पैटर्नाइज्ड वो अखबार था उकाब, उसके वो पैटर्न थे, मगर डायरेक्ट उनके जो अखबार निकलते थे वो कुछ और थे, वो जैसे हुर्रियत था वगैरह। तो ये मंजूर अंजुम साहब थे, हमारा वीकली निकलता था उकाब, उसके साथ मैं मुंसलिक रहा एज जॉइंट एडिटर, और अखबार ने बहुत तरक्की की। एक साल में हम बहुत आगे ले गए इस अखबार को, यहाँ तक कि जब इनका ईद नंबर निकला, इसी सनाउल्लाह आफ्ताब ने हमें एक चिट भेजी, उसमें लिखा कि ऐसा ईद नंबर वादी में इससे पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। आपकी जद्दोजहद का ज़माना था और आपके लिए अपने आप को एक स्टैंड करने का वक्त था। आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उसमें कामयाबी मिली। इस सिविल सर्विसेज के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि आपका आर्मी से भी रिश्ता रहा है। आर्मी के आपके तजर्बात और उन तजर्बात को आपने अफसाने की शक्ल में कैसे तब्दील किया, इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगी नहीं, देखते रहिए दीपक बुद्धकी साहब के साथ हमारी खास मुलाकात। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दीपक साहब, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके कैरियर के कहाँ पर आप सहाफ़त से वाबस्ता, उससे पहले आप दूसरे शोबे से वाबस्ता हुए, फिर आप आर्मी में आ गए, और जाहिर सी बात आर्मी का अपना मामला अलग होता है, वहाँ पर एक ख़ास डिसिप्लिन, और आपने मुख्तलिफ जगह पर अपनी सर्विसेज की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अपना जो तजर्बा है वो सबसे मुख्तलिफ था।
उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसको आप अफसाने में कैसे ले आए? ऐसा था कि बेसिकली मैं कश्मीर एम्पोरियम में पहली नौकरी कर ली, उसके बाद मैंने आईएएस एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन दे दिया, उसमें मैं पास हुआ। सरप्राइजिंग पार्ट था कि 3-4 साल का अंतराल था जो मैंने एमएससी बीएड कर लिया और उसके बाद ये आईएएस का एग्जामिनेशन दे दिया। उसमें मेरा उर्दू जो था वो एक सब्जेक्ट था मेरा, और उसमें मेरा सेकंड पोजीशन आई थी एकेडमी में, जो आईएएस एकेडमी है। हालांकि मैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज को अलॉट हो गया था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल गया, मुझे एनकरेजमेंट काफ़ी मिली। उसके बाद जब आर्मी में हम गए, आर्मी में हम चले गए ऑन डेपुटेशन, तो 9 साल में आर्मी में रहा, और उसमें से 6 साल मेरे जो आर्मी के नॉर्थ ईस्ट में ही गुजरे, और उस सिविल में भी मेरे 3 साल और अगरतला में गुजरे। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा तजुर्बा था, खासकर जब हम गंगा जमनी जो दोआब है, हाँ, इसमें जब हम सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर वहाँ नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल नहीं है। वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, और हमारे जो मीडिया, हाँ, जराया अबलाग है, जो टीवी है, मीडिया वगैरह है, ये लोग उस पे कंसंट्रेट नहीं करते। सिर्फ सुबह से शाम तक दिल्ली और बॉम्बे की बातें होती हैं। जो मस्बत जो हमारे पहलू हैं हमारी जिंदगी के, मान लीजिए नागालैंड है, मणिपुर है, कैन यू बिलीव वहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में डॉवरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लड़की कभी उससे पैसे नहीं मांगे जाते। उस एरिया में ज्यादातर मैट्रिलिनियल सिस्टम है। अब इसमें भी 2 तरीके हैं, एक है मैट्रिलिनियल, एक है मैट्रिआर्कियल सिस्टम। मैट्रिआर्कियल सिस्टम आपको केरला साइड में मिलेगा, जहां पे सबसे बड़ी लड़की जो है वो उसको सारी विरासत मिलती है, और लड़का जो है जनरली उसी के घर में जाता है रहने के लिए। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जनरली कुछ एरियाज में लड़का जो सबसे छोटी लड़की होती है उससे शादी करने को दौड़ता, बड़ी लड़कियों से शादी नहीं करता, क्योंकि विरासत में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे छोटी लड़की को मिलती है। उसके मनफी कुछ असरात भी हैं और कुछ मस्बत भी हैं। मस्बत इसलिए क्योंकि अब पैसे नहीं मांगे जाते, डॉवरी नहीं मांगी जाती है। आप देखिए मिजोरम अगर देखेंगे 100% लिटरेसी है उधर, और वही हाल केरला में भी है, लिटरेसी का बहुत अच्छे लिटरेसी परसेंटेज है। इसी तरह आपको नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां पे लिटरेसी काफी हाई है। इनको आपने अपने अफसानों में भी जिक्र किया है? जी हाँ, मेरे अफसानों में आपको नॉर्थ ईस्ट की कई अफसाने मिलेंगे, और वहाँ की जैसे मेघालय है, अपना शिलोंग के मेरी कहानियाँ है, 2-3 कहानियाँ आपको मिलेंगी। आर्मी के जो मेरे टेन्योर था उसकी कहानियाँ मिलेंगी नॉर्थ ईस्ट के बैकग्राउंड में, नॉर्थ ईस्ट के पस मंजर में, तो ये कहानी आपको मिलेंगी। और वहाँ की जो सिविल स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो समाजी ढांचा है, उसके पस मंजर में मैंने कहानियाँ लिखी हैं, और काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं। मगर एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये रही कि अफसर होने की वजह से और फौज में होने की वजह से मैं बहुत इंटरेक्शन नहीं कर पाता था सिविल सोसाइटी के साथ, और वो चीज़ थोड़ा मुझे रोकती थी। वरना मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद आया और वहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया। जिस तरह अभी आपने अपनी इब्तिदाई उसमें कहा कि जब आपने सिविल सर्विस के लिए उसमें एग्जाम दिया, उसमें आपने उर्दू का एज ए सब्जेक्ट रखा और वहाँ पर आपको एक नुमाया कामयाबी मिली। तो जिस ज़बान में हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आज के तलबा के लिए भी उर्दू एज ए सब्जेक्ट एडॉप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है। वो तजर्बा आपके लिए कैसा, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है उर्दू अडॉप्ट करने में, और हमें करना चाहिए वो, खासकर जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में हमारी जो अंदर की जो हमारी एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल खुल के आता है सामने। अंग्रेजी में हमें शब्द ढूंढने पड़ते हैं, जबकि जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जब आपके दिल से जो दिल में जो बात है वो तो बाहर आती है और बिल्कुल सही तौर से आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उर्दू को अडॉप्ट करना चाहिए। उर्दू हमारी लैंग्वेज है, मुश्तरका लैंग्वेज रही है, और ये कोई ऐसे आजकल जो लोग इसे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की लैंग्वेज है, ये है, मैं बिल्कुल नहीं समझता। उर्दू हिंदुस्तान से पैदा हुई है, हिंदुस्तान की बेटी है, और मैं समझता हूँ कि इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और इसको हमें पूरी तरह से इसकी निशोनुमा करनी चाहिए। जी, जब आप अपने सर्विसेज में आए
और आपकी मुलाकात शमसुर रहमान फारूकी से हुई। जाहिर सी बात अदब में तनकीद में एक नाम है, आपने उनको बहुत सारे अफसाने भी देखा है, लेकिन उस तरह का जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था आपको उनको नहीं दिया। सिर्फ एक अफसाने का जिक्र मिलता है कि शायद जागो पर उन्होंने कहा कि ये ठीक है कुछ। जी हाँ, ये मैंने जब मेरा इंटरव्यू आया था, शायद इंतसाब में आया था या किसी और मैगजीन में, एक पूरा इंटरव्यू मैंने उसमें लिखा था। दरअसल क्या था कि वो जदीदियत पसंद नाक़िद हैं और उनको ज़्यादातर इलामती अफसाने पसंद हैं। तो जो मैंने अपने अफसाने उनको दिखाए थे, शायद उनको वो पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे ज़्यादातर तरक्की पसंद अफसाने होते थे। तो उन्होंने ये कोई ऐसा रिजेक्ट नहीं किया मेरी कहानियाँ, मगर उन्होंने मतलब इतना एंथुजियाज्म नहीं दिखाया। मैं सोच रहा था कि वो मेरे को मेरी रहनुमाई करेंगे मेरे गाइड के तौर पे, क्योंकि नए नए हम भी थे मैदान में आए हुए, तो वो कहेंगे बेटे ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो। बट वो चीज़ नहीं मिली। सिर्फ उन्होंने जल्दी में कहा कि साहब वो जागो जो अब मेरा अफसाना है वो इलामती अंदाज में मैंने इमरजेंसी के दौरान लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका जो लास्ट पैराग्राफ है ये हटा दीजिए, जो मैंने हटाया बाद में, और बाकी उन्होंने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दी। तो उस वजह से मुझे रोकना पड़ा अपने अफसाना निगारी को। और 1920 साल आपने अपने कलम को रोका है। 1978 में मेरा कलम रुक गया और 1996 तक जी मैंने एक अफसाना भी नहीं लिखा। जी। तो मगर मवाद था, कुछ दिमाग में था। और 1980s में इतना फ्रस्ट्रेशन आई कि सारे जो मेरे मुसवदे थे और जो मेरे छपे हुए अफसाने थे वो सब जला डाले। मैं कहा मैं इसका सोचना भी नहीं, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, मैं चाहता था कि मैं इसका सोचूं भी नहीं। मगर 96 में फिर कुछ ऐसा पर्सनल का ज़ाती लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल करवटें आ गई कि मैंने कहा नहीं, लिखना तो ज़रूरी है। उसके बाद 96 में वो सारी कायनात जो थी, जो मेरी अदबी कायनात थी, वो सारी रिक्रिएट की मैंने। एक एक अफसाना जो मैंने तल्फ किया था वो सारा नए सिरे से लिखा। और फिर वो मेरी पहली किताब आई अधूरे चेहरे। जी, अधूरे चेहरे जब आए तो इसमें तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। तो जाहिर सी बात अधूरे चेहरे में हमें देखते हैं, अधूरे चेहरे में भी बहुत सारे चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के अधूरे चेहरे की हम बात करें या हम तहरीरों की बात करें या इसके साथ साथ हम चिनार के पंजे की बात करें। अगर हम चिनार के पंजे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कश्मीर की वादी की बात कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जागने देखते रहिए दीपक बुद्की के साथ हमारी खास मुलाकात। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दीपक साहब, हम लोग बात कर रहे हैं चिनार के पंजे, वो चिनार जिसका ताल्लुक वादी से है। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चिनार हमें नहीं मिलेगा। ये अलामत कहाँ से आपने इस्तेमाल की? ये ऐसा है कि धीरे धीरे अलामतें मेरी कहानियों में आ गई थी। मैं जैसे पहले भी कहा कि मैं जनरली हकीकत पसंद अफसाना निगारी को ही पसंद करता हूँ, मगर कहीं कहीं मैं इलामतों को इस्तेमाल करता हूँ, मगर बतौरे जिसको कहते हैं मीन्स टू एन एंड इन इटसेल्फ नहीं, जो बिल्कुल भाई मुझे अलामत ही लिखना है, ये मैं इलामत को अपने अफसाने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ इलामतों के थ्रू। जैसे आपने चिनार के पंजे है, ये टाइटल है मेरी एक स्टोरी का भी और किताब का भी। चिनार के पत्ते अगर आपने देखा होगा बिल्कुल हाथ जैसे होते हैं। जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई, ये चिनार के पंजे जो है इसके नीचे चिनार के पत्ते जो थे, चिनार के जो पेड़ थे उसके नीचे हम सस्ताते थे, इसके नीचे हम ऑक्सीजन लेते थे। हमें लगता था कि चिनार और हमारा वजूद जो है ये एक है, मतलब ये हमारे वजूद के लिए, क्योंकि चिनार के जिस्म और रूह का रिश्ता है। नहीं, इसके इतने फायदे हमारे कि विंटर में ये हमको फ्यूल देता है, मतलब जो ईंधन होता है ईंधन देता है। इसके जो पत्ते गिर जाते हैं उसको जला के कांगड़ियों में हम यूज़ करते हैं। फिर इसकी लकड़ी जो है वो यूज़ होती है। फिर जो अपना समर्स में, मतलब मौसम गर्मा में कश्मीर को मतलब रंगीन बना देता है, मतलब बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सब जगह। या जब खिज़ां आती है तो बिल्कुल आपको रेड चिनार मिलते हैं। तो चिनार का एक बहुत अपना महत्व है कश्मीर में। तो मैं समझता हूँ कि मौसम के साथ पत्तों के रंग बदलते हैं। बिल्कुल कॉपर रेड हो जाता है, कॉपर जैसे तांबा होता है बिल्कुल वैसा होता है, और देखने में मजा आता है।
तो चिनार का एक बहुत इम्पोर्टेंस है, अहमियत है कश्मीर में। मगर क्या हुआ कि जब हमारा ये जो अपनी मिलिटेंसी शुरू हुई, ये जो चिनार था, मुझे ऐसे लगा कि ये चिनार हम अब ये जो पत्ते हैं ये पंजे जैसे बन गए, जैसे कोई खूनी परिंदा होता है ना, जो खूंखार परिंदा होता है, वो जब आपको पंजे से नोचता है तो वहां से खून लहू तो जो वो कश्मीर में जो लहू बहने लगा, जो लोगों का लहू बहने लगा, मुझे ऐसे लगा कि ये चिनार के पंजे वो लहू बहा रहे हैं। इसलिए मैंने इस अफसाने का और इस अफसाने की वो जो मजमुआ था उसका नाम ही रखा चिनार के पंजे। ये वो पंजे थे जो अब लहू बहा रहे थे। आप अफसाने लिखते हैं, दुनिया आपको अफसाना निगार कैसे से जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि आपने नज़में भी लिखी हैं। जाहिर सी बात है, नज़मों की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक नज़म ऐसी भी है जिस जगह से आपका ताल्लुक है उसको भी जन्नत कहा जाता है, और एक जन्नत वो जहाँ से आदम निकाले गए। उसके बारे में नज़में तो खैर मैंने ज्यादा नहीं लिखी, बस एक दो ही लिखे हैं। मैंने एक नज़म लिखी थी, बाबा सच बोलो तुम आज। तो वो मैंने आदम के जो जन्नत से निकाले जाने की और कश्मीरी पंडितों के कश्मीर जो जन्नत है वहां से निकाले जाने पे वो नज़म लिखी थी। मगर मैंने ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया नज़म पे। आपकी एक किताब आती है उसमें लिखा है मुट्ठी भर रेत। तो क्या मुट्ठी भर रेत जो है आपके कदमों के तले जो जमीन थी जब वो फिसलने लगी उसको जो है जहन में रख के रखा? नहीं, ये ऐसा था कि जब आदमी अपनी मुट्ठी में रेत भरता है तो उसको जितनी वो कोशिश करता है उसको सिक्योर करने की, उसको कोशिश करता कि ये मेरी मुट्ठी में बंद रहे, उतनी ही वो उंगलियों के बीच में से निकल कर फैल जाती है और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ये जिंदगी की जो वास्तविकता है, जो जिंदगी की एसेंस है, उसको मैंने कोशिश की है मुट्ठी भर रेत। ये मेरे अफसानचे हैं, एक्चुअली अफसानचों का मेरा एक मजमुआ आया है मुट्ठी भर रेत। इसलिए आपने रूह का कर्ब लिखा? हाँ, रूह का कर्ब भी कुछ ऐसा ही है। वो एक जो मेरी अफसानों की किताब है वो भी इसी के साथ दोनों ये किताबें इकट्ठे ही पब्लिश हो गई। रूह का कर्ब बेसिकली मैंने अपने जो कास्टिज्म है इंडिया में, ये जो मेरे तजुर्बात हैं उन पे ये कहानियां लिखी हैं ताकि हमारे जो समाज का आईना है उनको अपना समाज का आईना बना के सामने रख दिया है। एक जैसे उसमें एक पहली कहानी मेरी है, टुकड़ू में बटी जिंदगी। जो हमारे पसमानदा जाते हैं, जो तबकात हैं, हम कहते हैं कि हम इनको बहुत कुछ देते हैं, हम इनको ये मतलब रिजर्वेशन दे रहे हैं, मगर सच ये है कि आज भी वो सब कुछ उनको नहीं मिलता, वो इक्वालिटी नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। अदब समाज का आईना होता है, अदीब वही लिखता है जो समाज में देखता है। हमें देखते हैं कि बहुत कुछ होने के बावजूद अदब में भी गिरोहबंदी है। क्या आपको भी इस कर्ब से गुजरना पड़ा? सच ये है कि उर्दू को बहुत नुकसान होता है जब हम गिरोहबंदी का एक वो सहारा लेते हैं, या जब हम रिकॉग्निशन करने के लिए कि साहब क्योंकि आप मेरे गिरोह में नहीं है, आप जितना भी अच्छा लिखते हैं तो मगर क्योंकि आप मेरे गिरोह के मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, तो उससे नुकसान होता है। क्योंकि इसलिए मेरे जैसे तालिब इल्म को कहना पड़ा कि नाक़िदो तुम तो मेरे फन की परख रहने दो, अपने सोने को मैं पीतल नहीं होने दूंगा। बहुत खूब। ये इसीलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम ये सोच लो कि ऑलरेडी उर्दू जो है इसकी जो हद है वो सिकुड़ती चली जा रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको बढ़ाने के लिए, उर्दू को ज़्यादा मकबूलियत देने के लिए हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं तो वो उनको काराइन तक ले जाऊं और उनको समझ आ जाए कि साहब ये लिखने वाले हो, और जो उन्हें पसंद है उनको पढ़ लेंगे। तो जब हम नहीं लिखेंगे, जब हम सिर्फ गालिब और इकबाल की ही बात करेंगे, तो जो आजकल के राइटर्स हैं उनको कौन पूछेगा। 21वीं सदी के तकादे बहुत सारे बदल रहे हैं, और मौजूदा वक्त में एक कहानी और लिखी जो प्रेमचंद का ज़माना था। प्रेमचंद ने अपने ज़माने की नुमाइंदगी की, आप जो लिख रहे हैं अपने ज़माने की नुमाइंदगी। अब हम साइंटिफिक एज में जी रहे हैं, अब हमारे अफसानों में गांव के माहौल के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दाखिल हो गई है। हमारे यहाँ वो सारी तरक्की नहीं हुई जो वेस्ट में हुई जी। अगर आप आज भी प्रेमचंद का जो अफसाना है वो अगर आप आज भी किसी और नाम से लिखेंगे तो लोग उसको पढ़ेंगे और लाइक करेंगे। रीजन
अभी इतनी हमारे यहाँ समाज में तब्दीलियां तगार नहीं हुआ है, कि तब्दीली नहीं हुई है। मगर अगर हम बस वही लिखते रहे जो प्रेमचंद ने लिखा, सुदर्शन ने लिखा या मंटो ने लिखा, तो फिर हम रुक जाते हैं, क्योंकि जो वेस्ट में तरक्कियां हो रही हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, तो फिर उसका कौन बयान करेगा, उसको कौन लोगों तक पहुंचाएगा। इसलिए हमें वो इम्बाइब करना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि दीपक बुच्की साहब ने उर्दू अदब, ज़बान, इसकी तरसील और फिर हमारे अफसानों का जो मंजरनामा बदल रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी को किस तरह से अदब का हिस्सा बनाया जा सकता है, उस पर बहुत ही तफसील से अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं ताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।